दुनिया में भारत असल में कहाँ खड़ा है? देखिए, आज हम सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि नंबर्स के पीछे की कहानी को समझेंगे। इसके लिए हम कई ग्लोबल और घरेलू रिपोर्ट कार्ड्स में गहराई से उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी डेटा ड्रिवन यात्रा है जो शायद आपको थोड़ा चौंका भी दे। हमने इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें हर हिस्सा भारत की पहचान का एक अलग ही पहलू सामने लाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भारत की सफलताओं और चुनौतियों की एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आएगी। देश की तरक्की की बात तो हम बहुत सुनते हैं, पर यहाँ रहने वाले आम लोगों की जिंदगी असल में कैसी है? चलिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के इंडिकेटर्स पर नजर डालते हैं, जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि हम भारत की रैंक देखें, आइए जल्दी से ये समझ लें कि ये HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आखिर है क्या। इसे आप किसी भी देश के एक ओवरऑल हेल्थ चेकअप की तरह समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ पैसा नहीं देखा जाता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितनी लंबी और हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं। अब देखिए, 130वीं रैंक शायद सुनने में बहुत शानदार ना लगे, पर यह याद रखना जरूरी है कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में काफी तरक्की की है। हालांकि हाँ, मंजिल अभी भी दूर है। इस रैंक को अगर हम देखें तो ये भारत को कई दूसरे डेवलपिंग देशों के साथ खड़ा करती है, जिसमें हमारा पड़ोसी बांग्लादेश भी शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे कुछ पड़ोसी हमसे बेहतर क्यों कर रहे हैं? श्रीलंका और भूटान जैसे देशों ने एजुकेशन और हेल्थ केयर में ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जिसका असर इन नंबर्स में साफ साफ दिखता है। तो ये जो रीजनल कंपैरिजन है, ये उन एरियाज को हाईलाइट करता है जहां भारत अपने पड़ोसियों से कुछ सीख सकता है। अच्छा, अब जरा जेंडर गैप को देखिए। भारत की रैंक दुनिया के कई हिस्सों से काफी पीछे है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती को दिखाती है। और ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों लड़कियों और महिलाओं की कहानी है जो बराबर मौकों का सपना देख रही हैं। इसी तरह भुखमरी की गंभीर कैटेगरी में होना भी एक चिंता की बात है। तो लोगों की बात तो हो गई, आप जरा देश की ताकत को देखते हैं। क्या भारत की आर्थिक और सैन्य शक्ति इसकी सामाजिक चुनौतियों से उभरने में मदद कर सकती है? आइए पता करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? लेकिन एक इंडेक्स है जो इसका सीधा हार्ड पावर वाला जवाब देता है। मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति है। ये मिलिट्री ताकत भारत को इस पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाती है, और इसका असर दुनिया की पॉलिटिक्स पर भी पड़ता है। लेकिन देखिए, आज की दुनिया में ताकत सिर्फ सेना से नहीं आती। यूनिकॉर्न्स को आप स्टार्टअप की दुनिया का रॉक स्टार समझ सकते हैं। ये बहुत रेयर होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं और सबकी नज़रों में होते हैं। ये कंपनियां सिर्फ पैसे के बारे में नहीं हैं, ये इनोवेशन, नई नौकरियां और देश की आर्थिक तरक्की का एक पावरफुल सिंबल है। और ये भारत की इकोनॉमिक पावर को बहुत शानदार ढंग से दिखाता है। यूनिकॉर्न बनाने में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आपने शायद पेटीएम या बायजूस जैसे कुछ भारतीय यूनिकॉर्न्स के बारे में सुना भी होगा। ये कंपनियां भारत के भविष्य की तस्वीर को बदल रही हैं। चलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर एक नजर डालते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत की रैंक लगातार सुधर रही है, जो दिखाता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और ये इनोवेशन सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस से जुड़ा है, जिससे ये ग्लोबल बिजनेस के लिए एक ज्यादा अट्रैक्टिव जगह बन गया है। एक मजबूत इकोनॉमी और सेना तो ठीक है, लेकिन किसी भी मॉडर्न देश की नींव उसके इंस्टीट्यूशंस और एनवायरनमेंट के प्रति उसकी जिम्मेदारी पर टिकी होती है। तो इस मामले में भारत कहाँ खड़ा है? यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ भारत इनोवेशन में दुनिया के टॉप देशों में है, वहीं दूसरी तरफ प्रेस की आज़ादी के मामले में इसकी रैंक बहुत नीचे है। तो सवाल ये उठता है कि भारत एक ही समय में इतना इनोवेटिव और इतना प्रतिबंधात्मक कैसे हो सकता है? करप्शन भारत के लिए एक पुरानी चुनौती रही है। इसके दूरगामी परिणाम होते हैं, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट से लेकर पब्लिक सर्विसेज को कमज़ोर करने तक। हालांकि ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और इस मुद्दे से निपटने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट के मोर्चे पर एक पॉजिटिव कहानी है। इस इंडेक्स में टॉप 3 स्पॉट खाली हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी देश पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उतना काम नहीं कर रहा जितना ज़रूरी है। ऐसे में भारत की 10वीं रैंक काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। ये रैंकिंग रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने जैसे बड़े कदमों की वजह से है। चलिए
अब अपना फोकस ग्लोबल स्टेज से हटाकर नेशनल लेवल पर लाते हैं और उन इंडेक्स को देखते हैं जो भारत के अंदर के परफॉर्मेंस को मापते हैं। तो भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक मूवमेंट बन गया है जिसने भारत भर के शहरों को और साफ सुथरा बनाने के लिए इंस्पायर किया है। ये सर्वे शहरों को उनकी आबादी के हिसाब से रैंक करता है ताकि हर साइज के शहर के एफर्ट्स को सराहा जा सके। तो इंदौर को इतना खास क्या बनाता है? ये असल में कुशल वेस्ट मैनेजमेंट, नागरिकों की भागीदारी और मजबूत पॉलिटिकल विल का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इंदौर की सक्सेस स्टोरी भारत के दूसरे शहरों के लिए एक इंस्पिरेशन है। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? ये दूध और ऊन सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लाखों किसानों की रोजी रोटी और मेहनत को दिखाते हैं जो भारत की फूड सिक्योरिटी में अपना योगदान देते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी की अहमियत को उजागर करती है। ये डेटा वोटर्स को अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने में मदद करता है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये आंकड़े पूरे पॉलिटिकल सीन को नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये कुछ जरूरी ट्रेंड्स को जरूर सामने लाते हैं। तो इतनी सारी डेटा पॉइंट्स और रैंकिंग्स की समीक्षा करने के बाद आखिर भारत की 2026 के इस रिपोर्ट कार्ड से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? डेटा एक ऐसे राष्ट्र की साफ तस्वीर पेश करता है जो दो अलग अलग पटरियों पर चल रहा है। एक तरफ तेजी से बढ़ता एक इकोनॉमिक इंजन है और दूसरी तरफ एक सामाजिक ताना-बाना है जो बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो भारत का भविष्य क्या होगा? क्या ये अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल अपनी सामाजिक चुनौतियों से पार पाने के लिए कर पाएगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की कहानी लिखेगा।